अगर आप बैंक कम्प्लायंस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। एंड अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस के बारे में आपको पता लग जाए। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये बैंक कम्प्लायंस का कोर्स है इसके अंदर आपको कंसेप्चुअल वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। वीडियोस के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ये पीडीएफ नोट भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो जल्दी से आप इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट चाहिए तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट करना है बैंक कम्प्लायंस फ्री पीडीएफ और उसको भेज देना है 9646900030 के ऊपर, और आपको सारी फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। हम करें मॉड्यूल 3। हमने अपना पहला यूनिट दैट वाज अबाउट सम इंपॉर्टेंट एक्ट्स, हमने वो खत्म करा। काफी एक्ट्स के बारे में हमने उसके अंदर डिस्कस करा था। आज हम अपना अगला यूनिट इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस इन कंप्लायंसेस को शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर हम ओवरव्यू के ऊपर देखेंगे। SOX 404 स्टैंडर्ड है एक, उसको डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल कंप्लायंसेस को डिस्कस करेंगे। SOX 404 स्टैंडर्ड को किस तरीके से अचीव करा जा सकता है उसको देखेंगे। PCOB एंड SEC की क्या गाइडलाइंस उसको देखेंगे। AML कंप्लायंस के बारे में देखेंगे एंड लास्ट में कैपिटल बिल्डअप के बारे में हम देखने वाले हैं। सो हम ओवरव्यू से शुरू करते हैं। सबसे पहले बैंक कंप्लायंस का मीनिंग। बैंक कंप्लायंस का मीनिंग क्या है? इट इज अ डिमांड बाय द रेगुलेटरी एजेंसीज टू द बैंकिंग इंडस्ट्री कि वो क्या करे। स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस, लॉज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस जो भी प्रेस्क्राइब करी गई हैं बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, उनको क्या करे, कंप्लाई करे। इट इज द बैंक कंप्लायंस। ठीक है। बैंक कंप्लायंस में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? एक तो फाइनेंशियल रेगुलेशंस का नंबर बहुत ज्यादा है, जिससे कंप्लायंस करने में क्या आ रही है, काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। इसलिए आजकल क्या है, काफी ज्यादा कंसल्टिंग कंपनीज आ गई हैं जो बैंक्स को क्या कर रही हैं, कंप्लायंस इश्यूज दूर करने के अंदर हेल्प कर रही हैं। तो जो हमारे बैंक कंप्लायंसेस हैं उनका या बैंक रेगुलेशन है उसका बेसिकली पर्पस क्या है या बेसिक गोल क्या है कि जो भी फाइनेंशियल सिस्टम है उसकी इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करा जा सके, उसको मेंटेन करा जा सके। उसके साथ साथ जो रेगुलेशंस है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ साथ जो लोग उसके अंदर वर्क कर रहे हैं उनके ऊपर भी अप्लाई होती है। ठीक है। एथिकल स्टैंडर्ड्स को अगर हम हाई मेंटेन करते हैं तो उससे बेसिकली क्या बेनिफिट्स हैं कि हमारी रेपुटेशन बचती रहती है। ठीक है। वर्क अच्छे तरीके से हो सकता है। ठीक है। उसके बाद जो फाइनेंशियल रेगुलेशंस है वो क्या नहीं होती, कॉम्प्रोमाइज नहीं होती हैं। ठीक है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि यहाँ पे जो स्टेक है, मतलब यहाँ पे जो दाव पे क्या लगा हुआ है, कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर्स, कॉन्फिडेंस ऑफ कस्टमर्स एंड बैंक की रेपुटेशन। तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए हमें कंप्लायंस करना बहुत जरूरी है। ठीक है। इन केस कंप्लायंस की कुछ वोलेशंस होती हैं तो उसके अंदर क्या होता है, प्रोसिक्यूशंस हो सकती हैं, जिससे क्या हो सकता है, काफी ज्यादा पेनल्टीज लग सकती हैं। ठीक है। जो वोलेशन इन कंप्लायंस है वो क्या क्या हो सकती है, मिसकंडक्ट हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है, अकाउंटिंग मिसमैनेजमेंट हो सकती है या जगलिंग हो सकती है। ठीक है। इसी कारण से क्या है, बैंक्स को हर जगह पे इंटरनेशनली और नेशनली भी, इंडिया के अंदर भी लाइसेंस करा गया है। उनको क्या करा है, स्ट्रिक्टली बेसिस के ऊपर रेगुलेट करा जाते हैं। उसके बाद जो भी कस्टमर्स की कंप्लेंट आती है उसको प्रॉपरली थोरली बेसिस पे इन्वेस्टिगेट करा जाता है ताकि क्लाइंट्स को प्रोटेक्टेड रखा जा सके एंड उनका जो बैंकिंग सिस्टम के ऊपर क्या है, कॉन्फिडेंस मेंटेन रहे। ठीक है। उसके बाद बैंक्स को हम बेसिकली कंट्रोल क्यों कर रहे हैं, रेगुलेट क्यों कर रहे हैं, ताकि रिस्क के लॉसेस को कम करा जा सके, लॉसेस, रिस्क से होने वाले लॉसेस को कम करा जा सके एंड बैंक फेलियर्स को क्या करा जा सके, रोका जा सके। उसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग एंड क्राइम हो रहा है बैंक्स के थ्रू, उसको भी क्या करा जा सके, कम करा जा सके। ठीक है। उसके लिए हमने क्या करा है, रिक्वायरमेंट्स लगाई हैं लाइक कैपिटल एंड एसेट्स होल्डिंग की आपको इतनी कैपिटल मेंटेन करके ही रखनी पड़ेगी। ठीक है। बेसिकली जो बैंक रेगुलेशन है उसका ऑब्जेक्टिव मेन हम दो क्या देख रहे हैं, रिस्क को रिड्यूस करना एंड जो लैंडिंग प्रैक्टिसेस है उसको ओवरसी करना, मतलब उस पर ध्यान देना कि वो अनएथिकल ना हो जाए। ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर रिड्यूसिंग रिस्क क्या है, मतलब किस तरीके से रिस्क को कम से कम करा जा सके। जो भी हमारी एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस उसको क्या करना, कंप्लीटली अडेयर करना, कंप्लीटली फॉलो करना। उसके साथ साथ जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उसके लिए कंप्लायंस करना हर एक फंक्शन के लिए क्या है, जरूरी है। चाहे वो लैंड कर रहा हो, मॉर्गेज कर रहा हो, क्रेडिट एक्सटेंशन कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, हर पॉइंट पे क्या चाहिए, हमें कंप्लायंस चाहिए। उसके साथ साथ कॉन्फिडेंशियलिटी, कस्टमर कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, कंप्लायंस चाहिए। इसके लिए हमें सिस्टम ऑफ प्रोटेक्शन बनाना पड़ेगा जिससे डिसरप्शन के रिस्क को क्या करा जा सके, रिड्यूस करा जा सके, जिससे एट द एंड क्या होगा, जो हमारी गाइडलाइंस और बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो क्या हो पाएंगी, अच्छी तरीके से कंप्लाई हो पाएंगी। उसके बाद एक इंडस्ट्री के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंप्लायंस बहुत ही जरूरी है, बट बैंकिंग का जो कंप्लायंस है वो मोर कॉम्प्लेक्स या डिफिकल्ट हो जाता है। बट इस प्रॉब्लम का सिर्फ एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है कि जो भी आपके बैंकिंग लॉज, रेगुलेशन या गाइडलाइंस उसको क्या करो, स्ट्रिक्टली अडेयर करो, स्ट्रिक्टली फॉलो करो। ठीक है। इंटरनेशनल बैंक्स के लिए जो सबसे दो बड़े एरियाज थे, ठीक है, जिनको उन्होंने किस तरीके से डील करा, फर्स्ट वो कैपिटल बिल्डअप कि उसको किस तरीके से मेंटेन करा जाएगा। सेकंड, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। कैपिटल बिल्डअप के लिए बेसल अकॉर्ड्स है, बेसल अकॉर्ड्स 1, 2, 3 प्रोविजंस आई कि किस तरीके से आपको अपने पास कैपिटल मेंटेन करके रखनी है। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज आए।
फॉरेन के अंदर इंस्टीट्यूशंस बने, सारी कंट्रीज ने मिलकर G7 की मीटिंग्स करी, उसके बाद फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स बनाई एटसेट्रा। ठीक है, इसके अंदर हम कंप्लायंस किस तरीके से इवॉल्व हुआ उसके लिए हम एक केस देखने वाले हैं। केस जिसका है, बैंक का नाम है ABN AMRO बैंक, जो कि क्या था, एक इन्वेस्टमेंट बैंक है, जो कि नीदरलैंड बेस्ड बैंक है, बट ये क्या कर रहा था, यूएसए के अंदर अपनी वर्किंग्स कर रहा था। ये केस हुआ था 2004 में। इस केस से हमें ये पता लगा था कि जो इंप्लॉइज रिलेटेड कंप्लायंस इशू है उसको किस तरीके से देखा जाए। इससे पहले हम इस चीज पे इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, बट आफ्टर दिस केस इस बैंक एम्प्लॉय रिलेटेड कंप्लायंस इश्यूज को भी देखा जाने लग गया विद कंप्लायंस इश्यूज, एंड उसको भी क्या करा गया, फिर डील करा गया। तो ये कहानी कैसे शुरू होती है, जुलाई 2004 की बात है। ABN AMRO बैंक के ऊपर ना यूएस बैंकिंग रेगुलेटर्स ने कुछ कंसर्न्स रेज करे थे कि आपने इन चीजों को कंप्लायंस नहीं करा है। ठीक है, तो क्या कर रहे थे, बेसिकली US डॉलर क्लियरिंग एक्टिविटीज के अंदर कुछ उन्होंने नॉन कंप्लायंस करा था, तो उसके रिगार्डिंग क्या करा गया, रिटर्न एग्रीमेंट किया गया उनके साथ कि आप क्या करोगे, इन चीजों का कंप्लायंस करोगे। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, कुछ डेफिशिएंसीज निकाली। ठीक है, किसने, यूनाइटेड बैंक्स के सीक्रेसी एक्ट एंड ऑफिसी रेगुलेशंस की। ठीक है, उसके नॉन कंप्लायंसेस निकाले, रिटर्न एग्रीमेंट करा गया, जिसके अंदर ABN AMRO की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसीज, प्रोसीजर, प्रैक्टिसेस को बताया गया कि आपने क्या करना है, उसको ठीक करना। उन्होंने अपनी जो पॉलिसीज हैं उसको उस तरीके से डिजाइन करा ताकि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोग्राम जो न्यूयॉर्क के अंदर चल रहा है उसके अपने कंप्लायंस फंक्शन को क्या करा जा सके, कंट्रोल किया जा सके। उसके साथ साथ उन्होंने क्या करा, कुछ और स्टेप्स भी लिए ताकि जो बेस्ट इन कंप्लायंस प्रोग्राम है उसको क्या कर सके, वो लोग अचीव कर सके। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली जो मेजर्स लिए थे वो क्या क्या थे, उन्होंने सेंट्रलाइजेशन कर लिया। ठीक है, कंप्लायंस फंक्शन के अंदर इंक्रीज कर लिया, न्यू टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट कर लिया एटसेट्रा। बट उसके साथ साथ उन्होंने क्या करा, जब वो इन चीजों पे ध्यान दे रहे थे तो ABN AMRO को खुद भी अपने ओवरसीज ऑफिस के अंदर कुछ कमियां दिखी। ओवरसीज ऑफिस में सबसे मेन जो कमी दिखी उन्हें दिखी यूएस के अंदर। तो बेसिकली हो क्या रहा था कि एक ब्रांच के लोग बिना किसी नॉलेज के क्या कर रहे थे, पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे थे इन सर्टेन US डॉलर पेमेंट इंस्ट्रक्शंस, कि जो कि क्लाइंट ने भेजी थी कि आपको पेमेंट करनी है टू द लिबियन एंड इरानियन क्लाइंट्स, उनके रिगार्डिंग जो भी गाइडलाइंस को फॉलो करना था उनको फॉलो नहीं करा जा रहा था। ABN AMRO को EU लेजिस्लेशन ने अलाउ करा था कि आप इन लोगों के साथ डील कर सकते हो, बट US ऑफिस के अंदर इन लोगों से डील करने पे क्या थी, लिमिटेशंस थी, जो लिबियन और इरानियन क्लाइंट्स थे। ठीक है, तो हो क्या रहा था, जब इन्वेस्टिगेशन से ये पता लगा कि जब इन लोगों को पेमेंट करने के लिए आती थी, मतलब यूएस के लोग सपोज पेमेंट करना चाहते हैं, तो इंप्लॉइज क्या कर रहे थे, इन लोगों की डिटेल्स को वहां पे शो ही नहीं कर रहे थे। अगर शो ही नहीं करेंगे तो जो वहां पे OFAC फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है, OFAC मतलब ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स, जो कंट्रोल करता है यूएस का जो ऑफिस है, वो उन्होंने बेसिकली फिल्टर लगाया होता है कि ये पेमेंट जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए, इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके अंदर लोगों की सही डिटेल नहीं डाली जाती थी लिबियन और इरानियन क्लाइंट्स की, तो क्या होता था, ये बिना चेक हुए, बिना डिटेक्ट हुए, बिना ब्लॉक हुए ये पेमेंट हो जाती थी। ठीक है, जब ABN AMRO को इस चीज के बारे में बताया गया तो जो भी US यूनाइटेड के बैंक रेगुलेटर्स थे एंड जो नीदरलैंड्स का जो रेगुलेटर बैंक है डी नेदरलैंड्स बैंक, उन्होंने क्या करा, एक ये देखा कि जो ये पैटर्न है ये अनसेफ है, अनसाउंड है, एंड इसके रिगार्डिंग उन्होंने क्या करा, एनफोर्समेंट का एक्शन लिया। एनफोर्समेंट एक्शन में उन्होंने क्या किया, 19 दिसंबर 2005 को एक ऑर्डर टू सीज एंड डिसिस्ट निकाला अगेंस्ट द ABN AMRO। उन्होंने जॉइंट रेगुलेटर्स ने, मतलब दोनों ने इकट्ठे मिलकर ये ऑर्डर निकाला था अगेंस्ट द ABN AMRO, ताकि वो क्या कर सके, एडिशनल मेजर्स ले सके। जो उनको पुराना रिटर्न एग्रीमेंट दिया था वो तो उसके तो करने ही करने थे, एंड जब उन्होंने रिटर्न एग्रीमेंट कर रहे थे तब उन्हें ये खामियां पता लगी थी, तो इनकी भी क्या करने को कहा गया कि आपको कंप्लायंस करनी है। उसके लिए उन्होंने क्या करा, एडिशनल मेजर्स क्या क्या करने हैं, आपको US कंप्लायंस प्रोग्राम की सबमिशन करनी है ताकि इंश्योर कराया जा सके कि फेडरल लॉज जो यूनाइटेड स्टेट्स के हैं उसका क्या हो रहा हो, कंटिन्यूअस कंप्लायंस हो रहा हो। उसके साथ साथ उन्हें कहा गया कि जो ABN AMRO बैंक जी, जो आपका हेड ऑफिस है, आप अपने जो ब्रांचेस ओवरसीज के अंदर वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर जो अपना कंट्रोल है उसको इफेक्टिव बनाओ, उसको उसकी सुपरविजन अच्छे से करो ताकि उनका जो काम है वो अच्छे से वर्क कर सके। उसके बाद आप एक रिटर्न प्लान बनाओ ताकि जो मैनेजमेंट ओवरसाइज है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर उसको आप स्पेसिफिकली क्या कर सको, स्ट्रेंथन कर सको। उसके साथ साथ जो सीज एंड डिसिस्ट ऑर्डर दिया था बाय द जॉइंट रेगुलेटर्स, उसके साथ जो US बैंक के रेगुलेटर्स थे उन्होंने क्या करा, $75 मिलियन का फाइन लगाया बैंक के ऊपर कि आपको इतना फाइन पे करना पड़ेगा जो भी आपने इरेगुलरिटीज करी हैं। उसके साथ साथ आपको एक वॉलंटरी एंडोमेंट ऑफ $5 मिलियन टू द इलोनियस बैंक एग्जामिनर्स एजुकेशन फाउंडेशन को भी प्रोवाइड करनी है।
ठीक है, ये उनके ऊपर क्या लगाई, पेनल्टी लगाई गई। उसके बाद जो एबीएन एमआरओ बैंक का सुपरवाइजरी बोर्ड था, उन्होंने अपनी बोर्ड मीटिंग के अंदर डिसाइड करा, एनालाइज करा कि कंप्लाइंट रिलेटेड बेसिकली इश्यूज क्या थे एंड उनसे हमने क्या लेसंस लिए हैं एंड उनसे लेसंस लेके किस तरीके से वर्क करना है। इसके साथ साथ बैंक्स को ये कहा गया कि देखो जो एबीएन एमआरओ के साथ हुआ उनसे सिर्फ वो नाले सीख, आप लोग भी क्या लो, उससे सीख लो। रेगुलेटरी कम्युनिटी मस्ट ऑल्सो लर्न फ्रॉम सच इंसिडेंट एज वेल। ठीक है, क्योंकि रीजन बीइंग ये इंसिडेंट क्या थे, काफी ज्यादा सिवियर थे। सिवियर क्यों थे, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हो फाइन कितने ज्यादा लगे हैं उनपे, तो इन चीजों को डील करना बहुत जरूरी था। बट जब इनको डील कर रहे थे तब उन्होंने ये चीज फाइंड करी कि क्या प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच एडुकेट है या नहीं है। ठीक है, तो जब इस चीज के ऊपर डिस्कशन हुई तो ये पाया गया कि एक कंप्लायंस को अप्रोप्रिएटली करना, उसका सिंपल मीनिंग क्या है कि जो भी आपकी जुरिडिक्शन के अंदर रूल्स बनाए गए हैं आप उसको क्या करो, फॉलो करो। चाहे वो रूल बेस्ड अप्रोच हो, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच हो, रिस्क बेस्ड अप्रोच हो, जो भी अप्रोच के अकॉर्डिंग रूल्स बनाए हैं आप क्या करो, सिर्फ उसको पूरा करो, उसको कंप्लाई करो। एंड जनरली ये देखा गया कि जो एक्चुअल अप्रोच है वो रिस्क बेस्ड रूल बेस्ड दोनों का क्या होना चाहिए, मिक्सचर होना चाहिए। तो बैंक्स ने वही क्या करी, ऑब्टेन करी, वही इंट्रोड्यूस करी। ठीक है, बट एट द एंड जो मेन पॉइंट क्या था कि जो भी आपके सुपरवाइजर या रेगुलेटर्स ने जो भी गाइडलाइंस बनाई है प्लीज उसका क्या कर लो, कंप्लाई कर लो। उसके बाद एक जो और इशू फाइंड करा गया, इशू वाज अवेयरनेस कल्टीवेशन, कि लोगों के बीच में क्या ही नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, एजुकेशन नहीं थी। ठीक है, तो बेसिकली इंप्लॉइज की थिंकिंग के ऊपर उन्होंने डिसाइड करा कि उनको क्या था, उनका जो माइंडसेट जिस तरीके का होना चाहिए वो इस तरीके का माइंडसेट नहीं था। तो उसके लिए क्या क्या गया, एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेगुलेशंस लाई गई कि किस तरीके से इंप्लॉइज को क्या करा जाएगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोवाइड क्यों करी जाएगी, रीजन बीइंग क्योंकि ट्रेनिंग एंड कंसोल्स ही क्या कर सकते हैं, एक बंदे का माइंडसेट को मेंटेन कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। बेसिकली माइंडसेट चेंज क्या करना था कि जो इंप्लॉइज हैं उन्हें सिर्फ ये ना पता हो कि हमें रेगुलेशंस को फॉलो करना है, ये रेगुलेशंस है इनको फॉलो करना है, एबीसीडी रूल्स हैं। उन्हें ये भी पता हो कि इन रेगुलेशंस को फॉलो क्यों करना है। एक जो वाई का आंसर है वो भी क्या है, इंप्लॉइज के पास होना चाहिए। अगर उनके पास वो वाई का आंसर नहीं होगा तो वो कंप्लायंस को फॉलो नहीं करेंगे, इसलिए उनके पास वो वाई का आंसर होना चाहिए। उसके लिए क्या करनी है, ट्रेनिंग एंड काउंसिल सेशंस प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी इंस्टीट्यूशंस है उन्होंने बेसिकली क्या करा था, अपने लॉसेस को कवर करने के लिए कैपिटल साइड रखी हुई थी, बट वो कंप्लायंस इंसिडेंट्स को कवर करने के लिए क्या नहीं था, पूरा नहीं था। ठीक है, क्योंकि जो बेसल अकॉर्ड्स हैं उन्होंने बेसिकली जो कंप्लायंस रिस्क है उसको अपने अंदर इंक्लूड ही करके नहीं रखा हुआ है, बट जो कंप्लायंस रिस्क है उससे क्या हो सकता है, क्रेडिट लॉसेस हो सकते हैं। ठीक है, चाहे हमने माना क्रेडिट लॉसेस हो सकते हैं, क्रेडिट लॉसेस को आप अपने एडिशनल कैपिटल मेंटेन कर सकते हो, बट कंप्लायंस इंसिडेंट विल नॉट बी मिटिगेटेड बाय फाइनेंशियल मींस। फॉर एग्जांपल, कंप्लायंस इश्यूज होने के करके क्या है, आपकी रेपुटेशन पे इफेक्ट आता है। आप रेपुटेशन को फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर मेजर ही नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कंप्लायंस इज नॉट अ फाइनेंशियल मैटर बट अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल। कि कंप्लायंस जब नॉन कंप्लायंस नहीं हो पाता, नॉन कंप्लायंस होता है, तो फाइनेंशियली नुकसान भी होता ही होता है, बट उसको फाइनेंशियल टर्म में मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, हमारे प्रिंसिपल का नुकसान हो रहा है। ठीक है, जो बेसल अकॉर्ड्स के पिलर 1 या पिलर 2 है वो बेसिकली किसकी बात करें, आपको कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन करके रखनी है, सुपरविजन करके रखनी है। बट बैंक्स को क्या कहा गया, क्योंकि जो ये चीजें वर्क कर रही है ना, ये चीजें वर्क करती है सिर्फ क्वांटिटी चीजों के लिए, बट ऐसे रिस्क जिनको क्वांटिफाई ही नहीं करा जा सकता, लाइक कंप्लायंस रिस्क, तो बैंक्स को क्या कहा गया कि आप अपनी खुद की टेक्निक्स डेवलप करो ताकि क्या करा जा सके, इन ऐसे रिस्क को भी क्वांटिफाई करके उनको क्या करा जा सके, मिटिगेट करा जा सके, डील करा जा सके। ठीक है, बट हमने इससे ये सीख जरूर ली कि ऐसे रिस्क जिनको क्वांटिफाई नहीं करा जा सकता ना, उनके लिए हम एडिशनल कैपिटल मेंटेन करके उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, उनको मिटिगेट नहीं कर सकते। हमें अलग से रिस्क मिटिगेशन पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। ठीक है, सो अगर हमें अपने रिस्क को क्या करना है, मिटिगेट करना है, हमारे लिए एक स्ट्रक्चर और कोहेरेंट अप्रोच क्या बन जाती है, एक नेसेसरी बन जाती है। बट बैंक के सामने क्या है, काफी ज्यादा चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस बेसिकली क्यों है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन बढ़ रही है, उसके क्या है, उसके करके क्या है, साइज ऑफ इंस्टीट्यूशन बढ़ रहा है, साइज ऑफ इंस्टीट्यूशन बढ़ रहा है, उनके नंबर ऑफ ऑपरेशंस बढ़ रहे हैं, बिजनेस लाइंस बढ़ रही हैं, उससे एट द एंड क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशंस बनते जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती ही बढ़ती जा रही है। ठीक है, उसके साथ साथ द रिक्वायरमेंट्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इम्पोज्ड बाय लेजिस्लेचर, सुपरवाइजर एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज आर नॉट नेसेसरली अट्यून्ड टू ईच अदर। ये भी एक दिक्कत आ रही है कंप्लायंस में कि क्या
कि लेजिस्लेचर अपनी गाइडलाइंस बना रहे हैं, सुपरवाइजर अलग बना रहे हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कुछ और चल रहा है, आपस में तीनों का क्या है, मेल ही नहीं हो पा रहा है, लिंक ही नहीं हो पा रहा है, एक लाइन में नहीं आ पा रहा है, उससे भी कंप्लायंस में क्या आ रही है, दिक्कत आ रही है कि अगर मैं किस चीज का कंप्लायंस करूं, लीगल का, सुपरवाइजरी का, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का एक्सेट्रा, उसके भी क्या है कंप्लायंस में दिक्कत आ रही है। तो उन सब चीजों को क्या करना हो गया, बहुत ज्यादा डील करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। तो जो भी हमने एबीएन एमआरओ का केस देखा कि उनके ऊपर पहले नोटिस लगा कि आपने कंप्लाई नहीं करा, जब उन्होंने ढूंढा तब उन्हें एम्प्लॉय रिलेटेड भी कंप्लायंस इश्यूज मिले, उसको भी डील करा गया, उसके ऊपर उसके रिलेटेड भी उनको फाइन पे करना पड़ा। उसके बाद क्या करा गया, एट द एंड कंप्लायंस इस तरीके से डेवलप हुआ कि जो एम्प्लॉय रिलेटेड नॉन कंप्लायंस इश्यूज थे उसको भी कंप्लायंस रिस्क के अंदर इंक्लूड करा गया एंड उसको भी क्या करा गया, मिटिगेट करा गया। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले क्या लाया गया, सार्बेन्स-ओक्सली 404 कंप्लायंस स्टैंडर्ड, जिसको हम शॉर्ट में सोक्स 404 स्टैंडर्ड्स भी बोलने वाले हैं। ये बेसिकली सार्बेन्स और ओक्सली नाम के दो बंदे थे, उन्होंने क्या करा, एक स्टैंडर्ड बनाया। ठीक है, और इस स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए बैंक्स को कहा गया। ठीक है, वो उसकी रिक्वायरमेंट्स के हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है, फाइनेंस कंप्लायंस करना इज प्रोबेबली वन ऑफ द टफेस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस, रीजन बीइंग बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, कंप्लेक्स हो जाता है, बट ऐसे चांसेस नहीं है कि लोगों ने अचीव ही नहीं करा, इंस्टीट्यूशन ने अचीव ही नहीं करा, सक्सेस स्टोरीज नहीं है, ये वो है हमने बनाई है। ठीक है, फाइनेंशियल कंप्लायंस को सबसे इजीली अचीव कैसे करा जा सकता है, जो भी आपके सार्बेन्स-ओक्सली 404 कंप्लायंस स्टैंडर्ड है या जो सोक्स 404 स्टैंडर्ड, उसका आप क्या करो, कंप्लाई कर लो। अगर आप उनको कंप्लाई कर लेते हो तो आप क्या कर सकते हो, फाइनेंशियल कंप्लायंस कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करा गया, सार्बेन्स-ओक्सली एक्ट 2002 एस्टैब्लिश करा गया यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर और उसको पास करा गया 30 जुलाई 2002 को, ताकि बेस्ट प्रैक्टिसेस इन बैंक बिजनेस क्या करी जा सके, फैसिलिटेट करवाई जा सके। इसके अंदर सबसे पहले फाइनेंस कंप्लायंस को डिफाइन करा गया। फाइनेंस कंप्लायंस की डेफिनेशन क्या है, फाइनेंशियल कंप्लायंस इज द बेस्ट डिफाइंड एज बीइंग इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फेडरल और रीजनल अथॉरिटीज। द कंप्लायंस रूल्स कम फ्रॉम द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन एंड मस्ट बी एम्बेडेड इनटू बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर प्रोडक्टिविटी एंड फाइनेंशियल सक्सेस। तो बेसिकली फाइनेंशियल कंप्लायंस की जो बेसिक डेफिनेशन है कि जो भी आपका फेडरल या जो भी आपकी रीजनल अथॉरिटीज है, मतलब जो भी आपके रेगुलेटर्स हैं या जो आपके रीजन को कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी जो भी गाइडलाइंस है, अगर आप उन गाइडलाइंस को क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, फाइनेंशियल कंप्लायंस कर रहे हो। ठीक है, उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के रूल्स हैं उसको भी क्या करना है, आपको अपनी प्रैक्टिसेस के अंदर इम्बेड करना है, उसको अपनी प्रैक्टिसेस के अंदर डालना है, ताकि आप अपनी प्रैक्टिसेस को क्या कर सको, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सको एंड अल्टीमेटली फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव कर सको। अल्टीमेटली फाइनेंशियल कंप्लायंस की डेफिनेशन क्या है, जो आपकी फेडरल और रीजनल अथॉरिटीज है उनको उनकी रिक्वायरमेंट्स को क्या करना, कंप्लाई करना। उसके बाद हम बात करते हैं एसओएक्स 404 स्टैंडर्ड्स के बारे में कि इनको किस तरीके से अचीव करा जाएगा। ठीक है, तो किसी भी कंपनी को, किसी भी बैंकिंग कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, फाइनेंशियल कंप्लायंस करना है, तो उसके लिए क्या होती है, कंप्लायंस टीम्स होती है जिनका बेसिकली काम क्या है, जो भी नेसेसरी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको फॉलो करना है। जो भी एसओएक्स 404 स्टैंडर्ड्स है उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स है जिनको क्या करना पड़ता है, मीट करना पड़ता है। रिक्वायरमेंट्स बेसिकली क्या है कि कंपनीज को क्या करना है, कंसाइज रिपोर्ट बनानी ऑन द एडिक्वेटी ऑफ द आईसीयूएफ फॉर इंटरनल कंट्रोल ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर उन्होंने क्या करना है, कंसाइज रिपोर्ट बनानी है। कंसाइज रिपोर्ट बनाने से क्या होगा, हम जो हमारे टेस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मैनुअल्स हैं या मैकेनाइज्ड कंट्रोल्स हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन हो सकेगी और उनकी क्या हो सकेगी, इंप्लीमेंटेशन हो सकेगी। उसके बाद आपको एनुअल एक्सचेंज एक्ट रिपोर्ट भी बनानी है जिसके अंदर इंटरनल कंट्रोल रिपोर्ट क्या होनी चाहिए, कॉम्प्रोमाइज होनी चाहिए। ठीक है, उसके मस्ट कंप्राइज होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इससे बेसिकली होगा क्या, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी टुवर्ड्स द एस्टैब्लिशमेंट एंड कंट्रोल्स ऑफ द इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर एज वेल एज प्रोसीजर फॉर कंपाइलिंग द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। उसके बाद कंपनीज फाइनेंशियल रिपोर्ट मस्ट इंक्लूड एन असेसमेंट ऑफ द रीसेंट फाइनेंशियल ईयर हाइलाइटिंग द सक्सेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। इट शुड आल्सो हाइलाइट द प्रोसीजर एम्प्लॉयड बाय द मैनेजर्स। यूजुअली मैनेजर्स अडॉप्ट द सीओएसओ इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क। ठीक है, सबसे पहले हम अपने 3 पॉइंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले बैंक्स ने क्या करना है, जो भी उनके इंटरनल कंट्रोल्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो एक्यूरेटली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसके ऊपर कंसाइज रिपोर्टिंग बनानी है। कंसाइज रिपोर्ट बनाओगे कैसे आप, कि जो भी आपके फाइनेंशियल कंट्रोल्स आपने लगाए हैं, फाइनेंशियल मैनुअल कंट्रोल या मैकेनाइज्ड जो मशीनाइज्ड कंट्रोल्स है, मतलब जो ऑटोमेटिकली हो रहा है, दोनों कंट्रोल्स के ऊपर आपने क्या करना है, टेस्ट परफॉर्म करने हैं एंड उनको क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना है। डॉक्यूमेंट करके उनकी क्या बना देनी है, एक कंसाइज रिपोर्ट बना देनी है। उसके बाद आपको जो एनुअल एक्सचेंज रिपोर्ट बनानी है, मतलब जो आपको एक्सचेंज को देनी होती है, उसके अंदर आपको अपनी इंटरनल कंट्रोल की रिपोर्ट भी देनी है। ठीक है, इससे इंटरनल कंट्रोल की रिपोर्ट देने से क्या होगा, जो भी मैनेजमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी किस किस चीज की, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर की एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को बनाने की, ताकि क्या करा जा सके, उसके अपनी एनुअल एक्सचेंज रिपोर्ट के अंदर दिया जा सके। ठीक है, उसके बाद जो कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगी उसके अंदर भी क्या है,
कुछ जो फाइनेंशियल ईयर अभी गया है उसके अंदर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर कितना वर्क कर रहा था, उसका सक्सेस रेट क्या था, उसके ऊपर क्या होनी चाहिए, कमेंटिंग होनी चाहिए। इस रिपोर्ट के लिए जनरली जो वर्क यूज करा जाता है या जो रिपोर्ट फ्रेमवर्क यूज करा जाता है वो यूज करा जाता है सीयूएसओ का। सीयूएसओ बेसिकली क्या है, कमेटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ट्रेडवे कमीशन, जिसको शॉर्ट में सीयूएसओ बोलते हैं। ये बेसिकली क्या है, 5 सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो कि अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन के अंदर है, उनका एक ज्वाइंट एसोसिएशन है। उन्होंने क्या करा है, एक ज्वाइंट एसोसिएशन बनाया है जो क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ फ्रेमवर्क एंड गाइडेंस ऑन एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल्स एंड फ्रॉड डिटररेंस के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, वो उन्होंने क्या करा, अपने एक रिपोर्ट बोल सकते हैं, एक फ्रेमवर्क दिया है रिगार्डिंग द इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क। किसने, सीयूएसओ ने। सीयूएसओ कौन है, एक ऑर्गेनाइजेशन, 5 प्राइवेट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन जो कि अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन का पार्ट है। उन्होंने अपने फ्रेमवर्क्स बनाए हैं ताकि रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल एंड फ्रॉड डिटरमेंट्स के ऊपर गाइडेंस प्रोवाइड करी जा सके। ठीक है, उसके बाद जो रिपोर्ट बनेगी वो पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग बोर्ड पीसीओबी और एसईसी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की गाइडलाइंस के ऊपर भी क्या होनी चाहिए, बेस्ड होनी चाहिए। दिस मींस दैट गाइडेंस एंड प्रैक्टिस मस्ट कीप इंप्रूविंग टू डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ द कंप्लायंस, की जिस तरीके जैसे जैसे गाइडेंस बढ़ती जाएगी, आप जिस तरीके से उस गाइडेंस को फॉलो करने में बेहतर होते जाओगे, वैसे वैसे आपकी जो कंप्लायंस की कॉस्ट है वो भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। उसके बाद जो हमने पढ़ा अभी पीसीओएबी एंड एससीईसी, पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग बोर्ड एंड सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, उसकी हमने क्या रिक्वायरमेंट्स है, बेसिकली हमने ऊपर बोला ना कि जो रिपोर्ट है उनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो हम उनकी अब गाइडलाइंस पढ़ रहे हैं कि वो गाइडलाइंस क्या है। ठीक है, तो बेसिकली रिक्वायरमेंट्स क्या है, देयर मस्ट बी एक्सेस टू डिजाइन एंड मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ सिलेक्टेड इंटरनल कंट्रोल्स एसोसिएटेड विद नोट वर्दी अकाउंट्स टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कि जो भी आपके नोट वर्दी अकाउंट्स हैं उसके रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स को आप स्पेशली डिजाइन या स्पेशली क्या कर सको, मॉडिफाई कर सको, ताकि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को क्या करा जा सके, कम करा जा सके। उसके साथ साथ क्लियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन इन ऑर्डर टू अलाउ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मिसस्टेटमेंट पॉइंट्स इन द रिपोर्ट, कि आपकी जो भी ट्रांजेक्शन रिपोर्ट है या जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है उसका क्या होना चाहिए, क्लियर फ्लो होना चाहिए। मतलब कि ट्रांजेक्शन किस तरीके से मूव करी, स्टेप बाय स्टेप पूरा फ्लो चार्ट होना चाहिए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इन केस अगर मिस स्टेटमेंट हुई है तो किस पॉइंट के ऊपर हुई है, ताकि उस चीज के ऊपर एडिशनल कंट्रोल लगा के उसको क्या करा जा सके, कम करा जा सके। उसके बाद इनेबल इवैल्यूएशन ऑफ द एंटिटी लेवल कंट्रोल कोरस्पॉन्डिंग विद द सीओएसओ फ्रेमवर्क, कि जो सीओएसओ फ्रेमवर्क के रिगार्डिंग जो भी कंट्रोल दिए गए हैं उसको क्या करा जा सके, इवैल्यूएट करा जा सके इन आवर ओन सिस्टम। ठीक है, उसके बाद अचीव थोरो असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ फ्रॉड बाय इवैल्यूएटिंग कंट्रोल्स टू प्रिवेंट फ्रॉड रिस्क, कि जो हमने कंट्रोल्स लगाए हैं रिगार्डिंग द फ्रॉड उसको क्या करा जा सके, अचीव करा जा सके, उनको असेस करा जा सके। असेस करने से क्या होगा, उन कंट्रोल्स को हम क्या कर पाएंगे, इंप्रूव कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो असेसमेंट हुई है उसको हम क्या कर सके, मेजर कर सके एज पर द कंपनी साइज एंड कंपनी सोफिस्टिकेशन, मतलब कंपनी कितनी कॉम्प्लेक्स है उसके बेसिस पे। ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट कॉम्पिटेंस, ऑब्जेक्टिव एंड रिस्क मैनेजमेंट की रिलायबिलिटी के ऊपर भी क्या करना है, हमने कमेंट करना है। फाइनली इट मस्ट इंक्लूड ऑन द सफिशिएंसी ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इंटरनल कंट्रोल, कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए जो इंटरनल कंट्रोल्स थे वो क्या वो सफिशिएंट है, उसके ऊपर भी क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है, तो जो हमारा SOX 404 एक्ट है अबाउट कंप्लायंस सिंबलाइजेस द टैरिफ फॉर इनएफिशिएंसी, मतलब टैरिफ फॉर इनएफिशिएंसी मतलब अगर एक कंपनी इनएफिशिएंट है तो उस पर टैरिफ कितना लगने वाला है, उसके ऊपर खर्चा कितना लगने वाला है। ठीक है, वो उसको सिंबलाइज करता है। ठीक है, विच इज मेंट टू एनकरेज कंपनी टू ऑटोमेट देयर सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ताकि कंपनीज क्या कर सके, अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम को ऑटोमेट कर सके, ताकि उनका खर्चा क्या हो सके, कम से कम हो सके। ये अचीव करा भी गया। अचीव करने की हमें एग्जांपल दी गई है सोशल ग्रुप की। उन्होंने क्या करा, फाइनेंशियल कंप्लायंस के अंदर क्या करी है, सक्सेस अचीव करी है। उन्होंने अपने रिकॉर्ड बनाया, दूसरों के लिए क्या करी है, एनकरेजमेंट प्रोवाइड करी है। ठीक है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं अपना। सबसे पहले हमने देखा सार्बेन्स-ओक्सली 4 ऑफ कंप्लायंस स्टैंडर्ड बनाए गए ताकि क्या करा जा सके, फाइनेंशियल कंप्लायंस करा जा सके। फाइनेंशियल कंप्लायंस की डेफिनेशन, कि जो भी आपके फेडरल और रीजनल अथॉरिटीज की रिक्वायरमेंट्स उनको क्या करना, पूरा करना। SOX 404 स्टैंडर्ड्स को किस तरीके से अचीव करा जा सकता है, बेसिकली रिपोर्टिंग करनी है आपको IOCFR के अंदर। IOCFR की जो रिपोर्ट है वो एनुअल एक्सचेंज एक्ट के अंदर होनी चाहिए। फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर भी आपने क्या करना है, अपनी इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर कमेंट करना है। जो इसके लिए फ्रेमवर्क यूज करा जाता है, मैनेजर्स कौन सा यूज करते हैं, सीओएसओ को यूज करते हैं। सीओएसओ कौन है, एक 5 प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन के ऊपर लिस्टेड है। एंड वो क्या कर रहे हैं, फ्रेमवर्क एंड गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल्स एंड फ्रॉड डिटेरेंस, मतलब फ्रॉड डिटेक्शन के ऊपर। ठीक है, जो भी आप रिपोर्ट बनाओगे पीसीओएबी, पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग बोर्ड और SCEC,
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने इन्हीं की ही गाइडलाइंस देखी कि क्या क्या वो गाइडलाइंस है, मतलब बेसिकली आपने किन किन चीजों पर रिपोर्ट करना है कि आपके क्या किस तरीके के इंटरनल कंट्रोल डिजाइन है, किस तरीके से मॉडिफाई करा जा सके रिगार्डिंग नोटवर्दी अकाउंट्स। इन केस कोई मिसस्टेटमेंट उनका प्रॉपर फ्लो चार्ट होना चाहिए। एंटिटी लेवल कंट्रोल्स क्या है सीओएसओ फ्रेमवर्क के रिगार्डिंग वो। ठीक है, उसके बाद फ्रॉड्स को किस तरीके से असेस करा जा सकता है, कंपनी साइज एंड सोफिस्टिकेशन के अकॉर्डिंग उन असेसमेंट को किस तरीके से मेजर करना है, कंपनी की कॉम्पिटेंस ऑब्जेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट को क्या वो रिलायबल है या नहीं है, या एंड एट द एंड आपको कमेंट करना ऑन द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इंटरनल कंट्रोल की सफिशिएंसी के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं, दैट इज एएमएल कंप्लायंस, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लायंस। ठीक है, सो एएमएल कंप्लायंस है जो लार्ज इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो लगेगा, तो वो हर जगह पे लगेगा। जितने वो बिजनेसेस कर रहे हैं सब पे, जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं सबके ऊपर क्या लगेगा, एएमएल कंप्लायंस लगेगा। इससे बेसिकली क्या है, अल्टीमेटली कंप्लेक्सिटी हो रही है। उसके साथ साथ जो ये कंप्लायंस फंक्शन है वो हर लाइफ साइकिल पे लगता है, फ्रंट ऑफिस पे, मिडिल ऑफिस पे, बैक ऑफिस, सब जगह लगता है। उससे क्या है, अल्टीमेटली क्या बढ़ रही है, कॉम्प्लेक्सिटी ही बढ़ रही है। ठीक है, जो कंप्लायंस ऑपरेशन है वो क्या लगता है, एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ क्लाइंट पे लगता है, चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो। जब वो कस्टमर ऑन बोर्ड आया तब भी लगेगा, जब वो रेगुलरली वर्क कर रहा है तब भी लगेगा, उसकी रेगुलरली मॉनिटर करते रहेंगे, प्रोडक्ट रिव्यू करते रहेंगे, मतलब उसकी पूरी लाइफ साइकिल के ऊपर एएमएल कंप्लायंस चलता ही रहेगा। फ्रंट ऑफिस के केस के अंदर एएमएल जो कंप्लायंस है वो किस पे फोकस करता है, केवाईसी एक्टिविटीज पे, कि आप किस तरीके से अपने कस्टमर को जानोगे। फ्रंट ऑफिस में उस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, फ्रंट ऑफिस के अंदर जब कंप्लायंस हो रहा है वो बेसिकली किसकी जिम्मेवारी कही जाती है, कि जो लाइन ऑफ बिजनेस है, लाइक सपोज रिटेल बैंकिंग, बेसिकली जो बंदा जो काम कर रहा है उसकी जिम्मेवारी हो जाती है कि उसके बेसिस पे क्या करेगा, वो कंप्लायंस करेगा। उसके बाद आता है मिडिल लेवल कंप्लायंस। मिडिल लेवल कंप्लायंस में बेसिकली क्या आता है कि जो एक्सटर्नल काउंटर पार्टीज हैं उनके साथ जो ट्रांजेक्शन हो रही है ये इंश्योर कराना कि वो ट्रांजेक्शन क्या है, सेफ है। उसके अंदर बेसिकली क्या आ जाता है कि जो जिनके साथ ट्रांजेक्शन हो रही है उनका देखना, सैंक्शन कंप्लायंस देखना, मतलब वो ये देखना कि वो किसी भी तरीके की सैंक्शन लिस्ट के अंदर ना आ रहे हों, जिनके साथ जो कस्टमर है वो क्या कर रहा है, ट्रांजेक्शन कर रहा है। उसके बाद आता है हमारे पास बैक ऑफिस कंप्लायंस। बैक ऑफिस कंप्लायंस इज बेसिकली कि जो भी अकाउंट है, अकाउंट एक्टिविटी हो रही है उसको रेगुलरली बेसिस पे मॉनिटर करना ताकि सस्पिशियस बिहेवियर के बारे में पता लगाया जा सके। बैक ऑफिस एनालिस्ट क्या करते हैं, पीरियोडिक रिव्यूज करते हैं ऑफ द कस्टमर बेस टू एंश्योर दैट द बैंक इज नॉट डूइंग एनी बिजनेस विद द सैंक्शन एंटिटीज। ये भी किसके अंदर आता है, बैक ऑफिस कंप्लायंस के अंदर ही आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एएमएल कंप्लायंस के रिगार्डिंग बात आती है ऑफ टेक्नोलॉजी सिस्टम। ठीक है, टेक्नोलॉजी सिस्टम के अंदर एएमएल कंप्लायंस सिस्टम इन एएमएल इंक्लूड्स ऑन बोर्डिंग एंड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सिस्टम एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग, कि जिस टाइम आप अकाउंट खोल रहे हो उस टाइम क्या करना, कस्टमर की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना। उसके साथ साथ ट्रांजेक्शन को मॉनिटर करना, स्क्रीनिंग सॉफ्टवेयर की वॉच लिस्ट बनाना। ठीक है, सैंक्शन फिल्टरिंग सिस्टम देखना ताकि रियल टाइम के ऊपर क्या करा जा सके, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पेमेंट्स को चेक करा जा सके, उनके रिगार्डिंग जो एएमएल कंप्लायंस है उसको देखा जा सके। ठीक है, उसके साथ साथ फाइनली इफेक्टिव केस मैनेजमेंट सिस्टम आर नीडेड टू इनेबल कंप्लायंस एनालिस्ट टू इन्वेस्टिगेट एंड इफ नीड टू बी रिपोर्ट ऑन सस्पिशियस एक्टिविटी। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी सिस्टम में हमने क्या देखा, एएमएल कंप्लायंस को फुलफिल कराने के लिए टेक्नोलॉजिकल सिस्टम चाहिए ताकि ऑन बोर्ड जो कस्टमर आ रहे हैं उनको वेरीफाई करा जा सके, रेगुलरली उनकी ट्रांजेक्शन को मॉनिटर करा जा सके, चाहे वो डोमेस्टिक है चाहे इंटरनेशनल पेमेंट्स है, एंड उनकी क्या करा जा सके, सैंक्शन फिल्टरिंग करी जा सके। उसके साथ साथ हमें एक इफेक्टिव केस मैनेजमेंट सिस्टम भी चाहिए ताकि इन केस अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको हम क्या कर सके, इन्वेस्टिगेट कर सके, एंड अगर जरूरत पड़े तो उसको एज अ सस्पिशियस एक्टिविटी बना के उसको क्या कर सके, रिपोर्टिंग भी उसकी कर सके। उसके बाद एएमएल कंप्लायंस के लिए हमें क्या चाहिए, डाटा भी बेसिकली डाटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसके अंदर ही क्या है, हम वॉच लिस्ट बनाते हैं, डाटाबेसेस बनाते हैं ताकि उसके अंदर से हम डाटा फिल्टर करके उनको मैच कर सकें कि लाइक सपोज सैंक्शन लिस्ट की बात करते हैं हम, सैंक्शन लिस्ट भी क्या है, डाटा के पार्ट माना जाता है। तो वो ट्रांजेक्शन हो रही है विद अ पर्सन जो कोई सैंक्शन वाले बंदे के साथ है, उसको हम डिटेक्ट ही तब कर सकते हैं अगर हमारे पास सैंक्शन लिस्ट का क्या होगा, डाटा होगा। तो डाटा भी क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एट एवरी स्टेज ऑफ एएमएल कंप्लायंस, फ्रॉम इनिशियल अकाउंट ओपनिंग टू ऑनगोइंग मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द कस्टमर बेस टू स्क्रीनिंग इंटरनेशनल पेमेंट फॉर सैंक्शन पर्पसेस। हर चीज के लिए हमें क्या चाहिए, डाटा चाहिए। ठीक है, उसके बाद एज हमने भी देखा कि जो लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनका क्या होता है, मल्टीपल बिजनेसेस होते हैं, मल्टीपल रीजन्स के अंदर वर्क करते हैं। इससे एएमएल कंप्लायंस है वो बेसिकली क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एंड कंप्लायंस इकोसिस्टम फ्रेगमेंटेड हो जाता है। मतलब जो इकोसिस्टम है वो पार्ट्स में बढ़ जाता है कि कहाँ आपने सिर्फ एक ऑफिस के अंदर कंप्लायंस देखना है, कहाँ उसके 100 ऑफिस हैं 100 कंट्रीज के अंदर, तो हर जगह आपको क्या देखना पड़ेगा, कंप्लायंस देखना पड़ेगा। तो कंप्लायंस इकोसिस्टम क्या है वो फ्रेगमेंटेड हो जाता है।
ठीक है। उसके बाद रेगुलेटरी कंसिडरेशन भी क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करती है। रेगुलेटरी कंसिडरेशन बेसिकली क्या है, अगर सपोज एक बैंक है वो 3 कंट्रीज के अंदर वर्क कर रहा है, तो उन बैंक के जो कंप्लायंस सिस्टम होगा उनको तीनों कंट्रीज के कंप्लायंसेस को देखना पड़ेगा, इंटरनेशनल कंप्लायंसेस को अलग से देखना पड़ेगा, तो क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ही बढ़ रही है। ठीक है। उसके बाद वही एंटरप्राइज वाइड स्टैंडर्ड मस्ट इनवेरेबली बेस्ड ऑन द कंप्लायंस रिजिम इफेक्ट इन द बैंक्स होम मार्केट की जिसके अंदर वो वर्क कर रहा है उसके ही क्या होने चाहिए, कंप्लायंसेस का हमने क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है। लोकल ब्रांचेस ऑफ द बैंक्स जो होंगी उन्हें जो उनकी हर कंट्री के अंदर जो जिस कंट्री में वो ऑपरेट कर रहे हैं उनकी जो एमएल गाइडलाइंस है उसको भी क्या करना पड़ेगा, उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। रीजन बीइंग जो उनकी लोकल मार्केट्स होंगी, लोकल मार्केट्स की गाइडलाइंस होगी वो क्या होंगी, स्पेसिफिक होंगी, क्योंकि जो उस कंट्री से ही क्या करती होंगी, रिलेट करती होंगी। ठीक है। उसके बाद ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो ग्लोबली वर्क कर रहे हैं उन्हें ग्लोबली एएमएल स्टैंडर्ड के साथ वर्क करना ही करना है एंड उनको क्या करना पड़ेगा, एएमएल रेगुलेशंस ऑफ यूएस का भी कंप्लायंस करना पड़ेगा। रीजन बीइंग सारी की सारी फॉरेन ट्रांजैक्शंस किसके अंदर हो रही हैं, यूएस डॉलर के अंदर हो रही हैं। तो अगर सारी की सारी ट्रांजैक्शन यूएस डॉलर के अंदर हो रही है तो आप क्या है, अल्टीमेटली यूएस डॉलर की स्क्रूटनी के अंदर ही आ जाते हो। सेम कंसर्न तब उठता है जब हम ब्रिटिश पाउंड या यूरोस के अंदर ट्रांजेक्शन करते हो, उसमें भी सेम चीज होती है, आप उनकी स्क्रूटनी के अंदर आ जाते हो क्योंकि पेमेंट्स उनके थ्रू हो रही है। तो उस केस में आपको उनकी भी क्या करनी पड़ती है, एमएल गाइडलाइंस का फॉलो करना पड़ता है। इससे बेसिकली हो क्या रहा है, आपको लोकल एंटिटीज का और जिस कंट्री में वो ऑपरेट कर रहे हैं उनके लोकल का, उनके पूरे नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का, जिस होम कंट्री में हेड ऑफिस है उनका कंप्लायंस अलग से। ठीक है। उसके बाद यूएस का वालों का अलग से, ब्रिटिश पाउंड का अलग से, यूरो का अलग से, सबका कंप्लायंस करने से क्या है, एट द एंड क्या हो रही है, कंप्लेक्सिटी बढ़ रही है। इस चीज को डील करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्या है, कंप्लायंसेस पॉलिसीज बनाने की जरूरत है, रिपोर्टिंग लाइंस बनाने की जरूरत है कि किस तरीके से कहां रिपोर्टिंग करी जाएगी एंड सारे ऑपरेशंस को कवर करने की जरूरत है जो क्या करे, सारी की सारी मल्टीपल रेगुलेटरी लेयर्स को क्या करे, अपने अंदर क्या कर ले, कवर कर ले। ठीक है। उसके साथ साथ इन द एरा ऑफ सैंक्शंस कंप्लायंस स्पेसिफिकली द टास्क इज एक्सैबरेटेड बाय द नीड टू स्क्रीन पेमेंट्स अगेंस्ट न्यूमरस इंटरनेशनल एंड लोकल वॉच लिस्ट। कि जब आप कर रहे हो सैंक्शन कंप्लायंस की चेकिंग तो उसके अंदर क्या है कि अगर एक बैंक इतनी जगह में वर्क कर रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, हर जगह की सैंक्शन लिस्ट को उसमें से फिल्टर करना पड़ेगा। तो ये क्या है, एक ज्यादा से कॉम्प्लेक्स हो गया काम, बहुत ज्यादा काम बढ़ गया, उस चीज को भी क्या करना है, हमें डील करना है। ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी के टर्म में बैंक्स क्या कर रहे हैं आजकल, अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम को रिड्यूस करने के ऊपर लगे हुए हैं। इसका बेसिकली रीजन क्यों है कि वो अपने सिस्टम्स को रिस्ट्रिक्ट क्यों कर रहे हैं, कि सपोज अगर आपका सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है तो आपको एक सॉफ्टवेयर चेक करना पड़ेगा, 2 सॉफ्टवेयर आपको 2 सॉफ्टवेयर चेक करने पड़ेंगे। तो बैंक्स क्या कर रहे हैं, अपने नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर को कम कर रहे हैं एंड वो चाह रहे हैं कि आप क्या कर सकें, वो एक सिंगल सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के ऊपर आ सकें। ठीक है। बट रीजन क्या है कि अभी हिस्टोरिकल एंड ऑपरेशनल डिफरेंसेस है डिफरेंट लाइंस ऑफ बिजनेसेस में, तो वो भी एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे तो नहीं आ रहे हैं, बट मल्टीपल बिजनेसेस क्या कर रहे हैं, जो मल्टीपल बिजनेस लाइन ऑफ बिजनेसेस उसको कंसोलिडेट करके अपने सॉफ्टवेयर को कम से कम कर रहे हैं। ठीक है। कुछ बैंक तो ये भी कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, 2 या 3 जगह से डाटा लेते हैं, उसको एक सेंट्रल सिस्टम के अंदर डालते हैं ताकि एक सेंट्रल सिस्टम ही क्या कर सके, कोऑर्डिनेटेड एंटरप्राइज वाइड इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्टिंग का वर्क कर सके। ठीक है। उसके बाद it is clear that among the compliance function more resistant to centralization, whether cross business lines or geographics, are those involving customer identification and due diligence, the area of no customers। मतलब the area of know your customer या KYC या due diligence या जब customer identification करनी पड़ती है वहां पे सेंट्रलाइजेशन की सबसे बड़ी दिक्कत आती है। रीजन बीइंग हर जगह पे अलग पॉलिसीज हैं, हर जगह के लोग अलग हैं, हर जगह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑफिशियली वाले डॉक्यूमेंट जो होते हैं नो योर कस्टमर के लिए, वो क्या है, अलग हैं। तो इससे सेंट्रलाइजेशन वाला जो हमने फीचर देखा सिंगल सॉफ्टवेयर वाला, उसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो इसी एरिया के अंदर आती है। ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले जो इनिशियल ऑनबोर्डिंग होती है, मतलब कि जब सबसे टाइम पहले कस्टमर आता है। ठीक है। इसके अगर हम एग्जांपल देखें कि सेंट्रलाइजेशन में दिक्कत क्या है, तो सबसे पहले सपोज कस्टमर आया तो जिस लाइन ऑफ बिजनेस में कस्टमर आया वो अपने अकॉर्डिंग क्या करता है, केवाईसी करता है। फॉर एग्जांपल अगर सपोज बंदा रिटेल अकाउंट के लिए आया तो बेसिकली सिंपल उसके ऊपर परफॉर्मेंस चेक हुआ। ठीक है। बट अगर सपोज वो बंदा आया कॉम्प्लेक्स नेचर के स्कैन करने के लिए, कॉम्प्लेक्स नेचर के ट्रांजेक्शन करने के लिए, तो उसके ऊपर जो आइडेंटिटी चेक होंगे वो अलग लेवल के होंगे। ठीक है। ऐसे अकाउंट जो वेल्थ मैनेजमेंट अकाउंट्स है उसके ऊपर आप क्या करोगे, एनहांस डाटाबेसिस, पीईपी, पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन तो नहीं है वो देखोगे, इस पर्सन के रिगार्डिंग कोई नेगेटिव न्यूज चेक है वो देखोगे। तो जो लाइन ऑफ बिजनेस की होगी उस तरीके से ही क्या होगा, उसके ऊपर केवाईसी नॉर्म्स एप्लीकेबल होंगे। तो सेंट्रलाइज सिस्टम वर्क ही नहीं कर पाएगा यहाँ पे।
ठीक है। उसके बाद बैक ऑफिस में प्रोवाइड सपोर्ट टू एनहांस कस्टमर ड्यू डिलिजेंस फॉर केसेस डिफिकल्ट टू रिजॉल्व इन द फ्रंट ऑफिस। मतलब ऐसे केसेस जब फ्रंट ऑफिस के अंदर कंप्लायंस वर्क नहीं कर पा रहा है तो बैक ऑफिस को क्या करना है, उनको सपोर्ट वो प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो वर्क करा जा सके। जब एक बैंक क्या कर रहा है, कॉर्पोरेट अकाउंट्स को चेक कर रहा है, तो उनको ये इंश्योर कराना है कि वो वैरायटी ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड्स को क्या करे, चेक करें, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इनके अगेंस्ट कोई गलत न्यूज तो नहीं, ये बंदे गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी तक जो हमने ऊपर पॉइंट्स पढ़े थे कि सेंट्रलाइजेशन नहीं हो पाएगी, उसका रीजन नो योर कस्टमर में ये सिर्फ ये था कि अलग अलग लाइन ऑफ बिजनेसेस हैं, हर लाइन ऑफ बिजनेसेस अपने बेसिस पे क्या कर रही है, केवाईसी चेक कर रही है। ठीक है। उसके बाद बैक ऑफिस को ये कहा गया कि आप फ्रंट ऑफिस की क्या कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो। कॉर्पोरेट ऑफिस को क्या कर, कॉर्पोरेट अकाउंट्स के रिलेटेड जब केवाईसी चेक हो रहा है तो आपको वाइड बेसिस ऑफ क्या करनी, जुरिडिक्शंस को चेक करना है। ठीक है। इसके अंदर एक ये चीज भी आती है, बैंक को ये भी गाइडेंस प्रोवाइड करी जाती है कि जब आप कॉर्पोरेट अकाउंट्स के रिगार्डिंग केवाईसी चेक कर रहे हो तो जो एक्चुअल बेनिफिशियरी और ओनर ऑफ द अकाउंट है उसके बारे में आप पता लगाओ, ताकि एट द एंड ये पता लगा सके कि जो एक्चुअल पेमेंट है वो किसको जा रही है। ठीक है। उसके बाद सम अप क्या है, एज अ रिजल्ट बैंक विल ऑफन हैव कस्टमर ड्यू डिलिजेंस यूनिट सेट अप विद इन ईच लाइन ऑफ बिजनेसेस to bring a degree of standardization and consistency to the fragmented KYC process across various business units and geographics. Best practices large banks are putting in place enterprise-wide KYC systems to automate the basic screening process. Ideally, these systems will utilize centrally coordinated watch list and a standard name matching technology that screens customer against regulatory lists and PEP or other enhanced databases as well as against the bank's own internal list. ठीक है। तो जो ये R पैरा है, आर पॉइंट है, ये क्या कर रहा है, जो अभी हमने देखा कि केवाईसी वाला एक ऐसा एरिया है जो सेंट्रलाइज को सबसे ज्यादा हिंडर करता है, उसको ये सम अप करता है कि हमने दिक्कतें देख ली क्या क्या है, कि अब ये एरिया, ये पॉइंट हमें ये बता रहा है कि इसको कंसोलिडेट किस तरीके से करा बैंक ने। तो बैंक्स ने क्या करना शुरू कर दिया, हर लाइन ऑफ बिजनेसेस के लिए अपने अलग से केवाईसी चेक्स बना दिए, क्योंकि हर लाइन ऑफ बिजनेस एक दूसरे से अलग है, हर बिजनेस यूनिट, हर ज्योग्राफिक्स अपने से क्या है, अलग है। ठीक है। तो उनके लिए क्या बना दिए गए, बेसिक अलग अलग केवाईसी चेक बना दिए गए। बट क्या करा गया, उन सिस्टम को इकट्ठा करने के लिए, सेंट्रली करने के लिए क्या करा गया, कोऑर्डिनेटेड वॉच लिस्ट बना दी कि आपको ये चीजें चेक करनी है। एक स्टैंडर्ड नेम लिस्ट बना दी कि जब आप नेम एंटर करोगे तो जो भी डाटाबेसेस है वो सारे एक ही डाटाबेस है, सारे जन उसको ही क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो उसको उन्होंने सेंट्रलाइज भी कर दिया और डिसेंट्रलाइज भी रखा। तो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन यूज करके उन्होंने क्या करा, केवाईसी प्रोसेस को भी सेंट्रलाइज कर लिया, उसको इजीली क्या कर लिया, मॉनिटर कर लिया। ठीक है। तो यहां पे हमारा क्या है, एएमएल गाइडलाइन भी खत्म होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैपिटल बिल्डअप। कैपिटल बिल्डअप में मतलब बेसिकली कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आपको मेंटेन करके रखनी है, वो कितनी है, एक्यूरेट कितनी होनी चाहिए, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। कैपिटल बिल्डअप में क्या है, सबसे पहले कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बेसिकली क्या होती है कि आपकी रिस्क वेटेड जो क्रेडिट एक्सपोजर्स हैं टुवर्ड्स योर कैपिटल वो कितने हैं, उसके बेसिस आप रेशियो बनाते हो। रेशियो का नाम है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ठीक है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के रिगार्डिंग क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं कि कितनी आपकी मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होनी चाहिए, ताकि बैंक्स क्या कर सके, इनकेस लॉस होता है या कोई भी रिस्क आता है उसको क्या कर सके, प्रॉपर्ली अब्जॉर्ब कर सके। अगर एक बैंक अपनी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को मेंटेन करता है तो उनकी स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी क्या होती है, इंप्रूव होती है। जनरली दो तरह की कैपिटल यूज होती है, टीयर 1 कैपिटल एंड टीयर 2 कैपिटल। टीयर 1 कैपिटल वो कैपिटल होती है कि अगर लॉसेस होते हैं तो वो लॉस को अब्जॉर्व कर लेगी विदाउट बीइंग रिक्वायर्ड टू सीज ट्रेडिंग, कि अपना काम बिना बंद करे बैंक्स क्या कर सकते हैं, लॉसेस को अब्जॉर्व कर सकते हैं। टीयर 1 कैपिटल की एग्जांपल क्या है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। टीयर 2 कैपिटल मतलब ऐसी कैपिटल होती है कि जब वो लोन इन केस अगर बैंक बंद होता है तो उस केस में जो लॉसेस है उसको अब्जॉर्ब करती है टीयर 2 कैपिटल। टीयर 2 की एग्जांपल कौन सी हो सकती है, सबऑर्डिनेट डेट्स हो सकते हैं। बाकी इंडिया के अंदर टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल कौन सी है वो हमने मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर डिस्कस करा था काफी डिटेल के अंदर, किस तरीके से कैलकुलेट करी जाएगी, क्या होती है, उस सारी चीजें हमने उसके अंदर देखी थी। ठीक है। उसके बाद जो क्रेडिट एक्सपोजर जब हम मेजर करते हैं, हमने उसी चैप्टर में ये भी डिस्कस करा था, जब हम क्रेडिट एक्सपोजर मेजर कर रहे हैं तो उसके अंदर हम बैंक की बैलेंस शीट आइटम है उसके अंदर क्या करते हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं। एडजस्टमेंट कुछ ऑफ शीट बैलेंस शीट आइटम्स की करते हैं, लाइक डीटीए इनकी क्या करते हैं, हम एडजस्टमेंट करते हैं जब हम क्या कर रहे हैं, अपने क्रेडिट एक्सपोजर को मेजर कर रहे हैं। ठीक है। जो द लोन्स ऑफ बैंक हैज मेड आर वेटेड इन अ बोर्ड ब्रश मैनर अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री ऑफ रिस्कीनेस। ठीक है। सबसे पहले आपने जो अपनी कैपिटल देखी उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स करी, उसके बाद जो आपने लोन्स देखे, लोन्स को जब आपने कैटेगराइज करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिस्कीनेस, मतलब जो लोन जितना रिस्की होगा उसके ऊपर रेशियो उसके अकॉर्डिंग मेंटेन करी जाएंगी। ठीक है। लाइक गवर्नमेंट जो लोन्स होते हैं उनको 0 रिस्क वेट दिया जाता है, इंडिविजुअल्स के रिस्क को क्या दिया जाता है, 100% रिस्क दिया जाता है।
उसके साथ साथ जो आपकी कुछ ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स है लाइक गारंटीज या फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स एटसेट्रा, मतलब जो भी मैच्योर नहीं हुए या आपको पता नहीं उनके अगेंस्ट आपको पैसा देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, वो आपकी ऑफ बैलेंस शीट आइटम है। अगर तो पक्का ही हो जाता है कि आपको पैसा देना ही पड़ेगा तो आपकी ऑन बैलेंस शीट आइटम हो जाती। बट आइटम्स क्या है जो फुटनोट्स के अंदर आ रही है ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स है, उनको भी क्या किया जाता है, कंसीडर करा जाता है जब आप अपनी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बनाते हो। मॉड्यूल 2 के अंदर डिटेल में डिस्कस करा था, ठीक है। उसके लिए क्या करा जाता है, जो भी आपकी ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स है उसको क्रेडिट इक्विवेलेंट निकाला जाता है एंड उनको ऑफ बैलेंस शीट क्रेडिट एक्सपोजर के रिगार्डिंग के अकॉर्डिंग ही क्या किया जाता है, वेट असाइन करा जाता है एंड उनको टोटल रिस्क वेटेड क्रेडिट एक्सपोजर के अंदर ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल को मिलाकर टोटल कैपिटल बनती है, उसके बेसिस पे क्या करा जाता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकाली जाती है। तो जो आपकी मिनिमम टोटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो कितनी है, अगर आप अपनी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकाल रहे हो दैट इज टीयर 1 कैपिटल टू रिस्क वेटेड क्रेडिट एक्सपोजर रेशियो, तो वो एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, आपकी 4% होनी चाहिए। अगर आप अपनी टोटल कैपिटल रेशियो निकाल रहे हो तो आपकी क्या होनी चाहिए, 80% होनी चाहिए। टोटल कैपिटल किस तरीके से बनती है, टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल, उसमें से कुछ क्या है, कुछ डिडक्शंस करनी होती है। चैप्टर 2 आप डिटेल में डिस्कस, मॉड्यूल 2 आप देख सकते हो डिटेल के अंदर, उसके अंदर चीजें क्या होंगी डिटेल के अंदर डिस्कस हुई है, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल बैंक्स, for international bank capital adequacy takes center stage as there are various issues ranging from the inherent risk in wide ranging activities that are undertaken as also the cross border nature of their setup. However, they quite often do not measure up to stress testing. They resort to various analysis like VAR to keep with the growing risk profile. इसमें बेसिकली क्या है, जो फॉर इंटरनेशनल बैंक्स है उनके लिए जो कैपिटल एडिक्वेसी है वो सेंटर स्टेज रखती है। सेंटर स्टेज रखती है मतलब सेंटर इंपोर्टेंस रखती है। रीजन बीइंग क्योंकि काफी ज्यादा क्या है, इनहेरेंट रिस्क है। इनहेरेंट रिस्क मतलब ऐसा रिस्क जो ऑलरेडी प्रेजेंट है इन द एक्टिविटीज जो की हो रही है क्रॉस बॉर्डर हो रही है, मतलब एक या जो मल्टीपल कंट्रीज के अंदर जो ट्रांजेक्शन हो रही है उसके अंदर कुछ इनहेरेंट रिस्क है, कुछ रिस्क क्या है जनरली प्रेजेंट है, ठीक है। उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको मिटिगेट करने के लिए कैपिटल एडिक्वेसी क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। उसके लिए बैंक जनरली स्ट्रेस टेस्टिंग नहीं करते हैं। मतलब स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होता है कि उस पर हाइपोथेटिकल सिचुएशंस डाल के स्ट्रेस डालना, उसको टेस्ट करना कि हमारा सिस्टम होल्ड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसको बोलते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग करना। उसकी जगह बैंक्स क्या करते हैं, वीआर एक टर्म होती है या एक आप कह सकते हो अप्रोच होती है जिसको बोलते हैं वैल्यू एट रिस्क, कि आपकी टोटल वैल्यू कितनी रिस्क पे, एक मेजर होता है जो फाइनेंस के अंदर यूज करा जाता है। उसके बेसिस पे क्या करते हैं बैंक्स, अपनी वैल्यू एट रिस्क निकाल के अपने रिस्क प्रोफाइल को जज कर लेते हैं, ठीक है। बट एक्चुअली क्या करनी चाहिए, स्ट्रेस टेस्टिंग करनी चाहिए, बट वो क्या करते हैं, ग्रोइंग रिस्क प्रोफाइल को जज करके उसके बेसिस पे क्या करते हैं, अपनी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज को मेंटेन करते हैं ताकि क्या कर सके, एट द एंड कैपिटल बिल्डअप अपनी कर सके, ठीक है। सो इसके बेसिस पे क्या है, इंटरनेशनली जो स्टैंडर्ड्स हैं रिगार्डिंग बैंक कंप्लायंस जो है वर्क करते हैं, ठीक है। सो इंटरनेशनल बैंक कंप्लायंस, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर बैंक कंप्लायंस में हमने सबसे पहले ओवरव्यू देखा कि किस तरीके से बैंक कंप्लायंस क्या करा, इवोल्व हुआ, पहले क्या था, बाद में किन किन कारणों से वो क्या हुआ, उसको इवोल्व होना पड़ा। उसके बाद जो XOX 4 कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स हैं उनके बारे में देखा, फाइनेंशियल कंप्लायंस की डेफिनेशन देखी एंड SOX 404 स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए क्या क्या हमें रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी हमने वो देखा, ठीक है। जिसके अंदर हम इंटरनल कंट्रोल वाली देखी थी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर देखी थी, एक्सचेंज एक्ट वाली देखी थी, PCOAB वाली देखी थी, COSO की डेफिनेशन देखी। उसके बाद PCAOB एंड SEC सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या क्या उनको देखा। उसके बाद AML कंप्लायंस को देखा। AML कंप्लायंस में हमने सबसे जो मेन चीज ओवरऑल डिस्कस करी है वो ये है कि AML कंप्लायंस करना मुश्किल क्यों है, वो कॉम्प्लेक्स क्यों है, एंड अगर कॉम्प्लेक्स है उसको किस तरीके से डील करा गया। उसके अंदर हमने जो एट द एंड सबसे चीज ये देखी थी कि AML कंप्लायंस को सेंट्रलाइज करना इज अ गुड ऑप्शन, क्योंकि इकट्ठा ही हम क्या कर सकते हैं, सब चीजों को चेक कर सकते हैं। बट उसके अंदर जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें दे रहा था वो कौन दे रहा था, KYC रिक्वायरमेंट्स दे रही थी। तो हमने किस तरीके से क्या करा, KYC रिक्वायरमेंट को डिसेंट्रलाइज रखते हुए भी क्या कर दिया, एट द एंड सेंट्रलाइज कर लिया। उसके बाद एट द एंड हमने देखा कैपिटल बिल्डअप के बारे में कि किस तरीके से कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज मेंटेन करी जाएंगी, क्या क्या मिनिमल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हैं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर चलती हैं। जिसके अंदर सबसे पहले हमने ये देखी थी कि अगर आप टीयर वन कैपिटल का यूज कर रहे हो तो आपकी मिनिमम कैपिटल रेशियो होनी चाहिए 1% 4% की, एंड अगर आप अपने टोटल कैपिटल से देख रहे हो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो तो होनी चाहिए एटलीस्ट आपकी 8% की। सो यहाँ पे जो हमारा जो यूनिट है इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस इन कंप्लायंस वो खत्म होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से इस वीडियो को रेट कर दीजिए आउट ऑफ 10। उसके साथ साथ आप जल्दी से हमारे क्लासेस के अंदर एनरोल कर लीजिए, क्योंकि इस कोर्स के अंदर आपको इसी अमेजिंग क्वालिटी के साथ वीडियोस मिलने वाली है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करके पहली बार में ही अपने एग्जाम को क्लियर कर सकें। उसके साथ साथ हमारी कुछ मोबाइल एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड यूजर्स के लिए IBF लर्निंग सेंटर के नाम से अवेलेबल है, एंड
आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फॉर iOS यूजर आप माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके वहां ऑर्गेनाइजेशनल कोड GEGKT यूज करके हमारे इन क्लासेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप टेक्स्ट भेजना है ऑन द नंबर 9646900030 एंड आपके साथ सारे लिंक्स एंड PDF शेयर कर दिए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय।